हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो चौथा लेसन मैथ का है उसको शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 लेसन पूरी तरीके से समाप्त किया हुआ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए चौथा लेसन से हम लोग शुरू करेंगे। चौथा लेसन का नाम क्या हमारा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारे जो है लेसन नंबर 4 का नाम है। और इसमें हम लोग को जो चीजें इसमें पढ़नी है, इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें लेसन नंबर 2 में जो बहुपद वाला है उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दे दी कि 2 चर, यानी जो भी हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, समीकरण भी रैखिक होगा और चर कितना होगा 2 होगा। ऐसे हम लोगों को समीकरणों को पढ़ना है जो 2 चर वाला होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करें अगर चर और अचर की, तो चर और अचर क्या होता है। चर ले लें और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अचर की बात करूं तो चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसका मान हमारा नहीं बदलता उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल जिसका मान बदलता है, जैसे कि अगर बात करें, ले लिया हम लोगों ने कि x ले लिया, y है हमारा, z है, इस तरीके से ले लिया जिसका मान हमारा बदल रहा हो उसको हम लोग चर पद कहते हैं। और अचर पद हमारा क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे ले लिया 1, 2, 7, 5। और यहाँ पर जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोगों को पढ़ना है, इसमें a, b और c, इन सब को भी हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में, अचर पद के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 चीज हमारी होगी, एक चर हो गया और एक अचर हो गया। सबसे पहली चीज, इस चीज को हम लोग मिला करके जब पढ़ेंगे तो हमारा बनता है बीजीय व्यंजक। जब दोनों को, जब चर और अचर को मिला देते हैं तो इससे जो प्रक्रिया, जो चीज हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। इसका याद रखिएगा नाम, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने ले कि 2x, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से 3x कर दिया, यहाँ पर 4y ले लिया, 5z ले लिया, ये सब क्या हमारा बीजीय व्यंजक है। अब ये एक हमारा बीजीय व्यंजक ये भी हो गया। इसके अलावा अगर बात करें हम तो यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं बीजीय व्यंजक में, ले लिया कि हमने 2x + 5, यहाँ पर ले लिया कि 3x + 4 और ले लिया मैंने यहाँ पर, आपको ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसी तरीके ये देखो एक चर में हमारा, अब एक चर 2 चर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि एक चर और 2 चर क्या चीजें होती हैं, इसको भी देखेंगे। पहले हम लोग ये बीजीय व्यंजक देख ले। इसी तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि 3x + 4y + 2, ये ले लिया हमने। और यहाँ पर मैं ले लिया इस तरीके की 7x + 2y + 8, इस प्रकार से ले लिया गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सब बीजीय व्यंजक कहलाएगा, जिसको हम लोगों ने पिछले जो दूसरा लेसन बहुपद वाला है उसके अगर अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा, समीकरण नहीं है। इस तरीके से लिखा गया जितना भी हमारा चर वाला और बीजीय व्यंजक जो होता है इसको हम लोग समीकरण नहीं कहते हैं। समीकरण तब कहा जाएगा जब यहाँ पर बराबर करके 0 लग जाएगा, तब हम लोग इसको समीकरण कहेंगे। हमारे लेसन का नाम रैखिक समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर अभी जो चीज मैंने बताई ये अभी समीकरण नहीं है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, देखो जिसे यहाँ पर ले ले कि 2x + 5 = 0। अब जब बराबर करके 0 लग गया यहाँ पर, तो ये अब बन गया हमारा रैखिक समीकरण बन गया। अभी देखो रैखिक समीकरण क्या चीज होता है इसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब बराबर करके 0 लग गया तो ये हमारा समीकरण हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग इस तरीके से, यहाँ पर मैं अगर ले लूं, यहाँ पर ये 7x + 2y + 8 = 0 की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो गया कि ये भी हमारा समीकरण बन गया। अब पहले ये समीकरण, पहले ये बहुपद है केवल, अब जब यहाँ पर बराबर करके 0 लगा दिया, ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण बन गया। इस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण के अंदर या जो हमारा
ये ऐसे अगर बिना बराबर के जीरो अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद कहेंगे। तो ये चीज हो गई हमारी। अब बात करते हैं हमारा रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो रैखिक समीकरण उसे कहा जाता है जिसमें हमारे पूरे समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए, बस एक घात होनी चाहिए, अधिकतम घात एक होनी चाहिए। ऐसे को रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक समीकरण कहा जाएगा। और हम लोगों का जो ये लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला लेसन का नाम ही है रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर जितनी भी घातें हम लोगों को पढ़नी है, जो हम लोग इसमें देखेंगे, वो सब का सब हमारा रैखिक समीकरण ही रहेगा। कोई दो घातीय नहीं होगा, त्रिघातीय नहीं होगा। दो घात और तीन घात की जहां तक बात है, आप लोग उसको पिछले लेसन में अवश्य पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो एक चर में, दो चर में, तीन चर में ये कैसे होगा। एक चर में हमारा जो है रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है, या तीन चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ पर तो चर्चा होगी हमारा, ये हमारा बीजीय व्यंजक बराबर करके जीरो लिख देंगे तो रैखिक समीकरण बन गया। समीकरण बन गया हमारा रैखिक, इसलिए कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक होनी चाहिए, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। अब देखो एक चर की बात करूं कि एक चर में, अब देखो यहां पर अगर एक चर में अगर बात करें तो एक चर में हमारा कितना होना चाहिए, उसमें चर की संख्या कितनी हो, केवल और केवल एक हो। एक चर के लिए अगर मानक रूप की बात करूं, एक चर के लिए मानक रूप समीकरण की अगर बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि ax प्लस बी बराबर जीरो। ये हमारा मानक रूप होता है कि इसका एक चर के रैखिक समीकरण के लिए ये हमारा आपको मिल जाएगा मानक रूप। एक चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मानक रूप हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग का जो लेसन केवल दो चर तक ही है। अब यहाँ पर देखो एक चर में x हमारा क्या एक चर है, a और b मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट के रूप में लेते हैं। अब देखो यदि अगर मैं a बराबर यहाँ पर रख दिया एक और b का मान यहाँ पर रख दूं दो, तो यहाँ से जो हमारा मानक रूप से जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा, a का मान यहाँ पर एक रखेंगे तो 1x, तो 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारा क्या होगा, ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण। कितने चर में है, ये तो एक चर में हमारा रैखिक समीकरण है। इसी तरीके से और अगर एग्जाम्पल की बात करें, और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि a नॉट इक्वल टू हमेशा जीरो के होता है, b जीरो रहेगा चलेगा, a नॉट इक्वल टू जीरो, a कभी जीरो के बराबर नहीं हुआ करता है, तो इसको हम लोग जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से यदि अगर a का मान -2 ले ले और यहाँ पर b का मान मैं ले रहा हूँ 7 ले रहा हूँ। अब देखो यहां से अगर हम समीकरण बनाना चाहें, यहाँ पर देखो x का मान हम लोग को कितना रखना है, -2, तो कितना आएगा -2, और यहाँ पर हमारा x और b का मान कितना रखना है, 7 रखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा +7 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण। कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण बना, जिसको एक चर में समीकरण कहते हैं। ये रैखिक समीकरण ही हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन ये एक चर का हमारा समीकरण बन गया। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखो, अगर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया गया, चलो वो भी देख लो। अगर मैं a बराबर 0 कर दूं, देखो यहाँ पर यदि अगर मैं a का मान a बराबर 0 कर दूं और b का मान चलो मैं अगर कोई संख्या ही ले रहा हूं, जैसे -3 कर दिया तो बराबर 0। अब देखो a का मान यदि अगर 0 लिया, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो बोलो जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं वो पूरा स्टेप 0 हो जाता है। यहाँ पर हमारा पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 0 + 3, या यहाँ माइनस है तो 0 - 3 प्लस, तो फार्मूले का प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। अब बताओ कि यहाँ पर हमारा जो मिल रहा है कि -3 बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है कि कोई संख्या 0 के बराबर आ जाए, या वो माइनस में हो या प्लस में हो? ये असंभव है। क्या है हमारा, ये हमारा जो है असंभव है। इसीलिए हम इसको a को नॉट इक्वल टू 0 बताया जाता है कि a 0 के बराबर नहीं लेना है, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये असंभव है। ये चीज हो गई हमारी। अब हम लोग बात करते हैं दो चर वाले की। कितने की,
दो चर की। अब देखो ध्यान से, दो चर में क्या देखते हैं, दो चर में हम लोग देखना है, दो चर में भी हम लोग को रैखिक समीकरण देखना है। अब दो चर में यदि अगर मानक समीकरण की बात करें, इसकी मानक रूप की अगर बात करें तो मानक रूप इसका क्या हो जाएगा हमारा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा बराबर 0। जब तक बराबर 0 नहीं होगा तब तक हम रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। इस चीज को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बराबर करके 0 लगाएंगे तब जाकर के हमारा रैखिक समीकरण बनेगा, इसीलिए बराबर करके 0 लगाया गया। अब देखो दो चर हुआ कि नहीं हुआ, एक x एक चर अलग हो गया, y एक अलग चर हो गया, a b और जो c हमारा है यहाँ पर ये कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। अब देखो यहाँ पर यदि अगर मैं a का मान 1 ले लूं और b का मान यहाँ पर, चलो b का मान मैं जो है 2 कर दे रहा हूं और c का मान 3 ले लिया, तो यहाँ से जो अगर मानक रूप में यदि अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर देखो रखेंगे कितना आएगा x, और यहाँ पर जब रखेंगे हम लोग तो इसमें जो मान हम लोग को मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, बोलो प्लस 2y हो जाएगा। और यहाँ पर y का c का मान रखेंगे 3 तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर रहेगा बराबर 0। ये हम लोगों को इसका मान मिल गया। ठीक, यहां से हम लोगों ने समीकरण बना लिया, दो चर में हमारा समीकरण बन गया, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें एक केस ये होता है, आप लोगों को इसमें भी एक केस बनता है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, ये भी बनता है हमारा। इसके अंदर भी हम लोग को ये चीजें देखने को मिलती है। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक 0 हो जाए एक बार में तो चलेगा, दोनों में से जैसे एक a 0 हो जाए एक बार b 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ 0 हो जाए ये नहीं चलेगा। अब जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ पर देखो ये तो इस तरीके से हो गया हमारा। अब इस पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, एक और इस पर बता दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कि a का मान ले लिया 3 और b का मान मैंने ले लिया कि -2 और c का मान कर दिया -5। अब यहां पर रखेंगे तो a का मान 3 है, कितना आएगा 3x फार्मूले का प्लस, और b का मान जब माइनस रखेंगे तो प्लस और माइनस मिला क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये प्लस है c का, मतलब फार्मूले का प्लस है, और c का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलाएंगे तो क्या आएगा -5 हमारा बराबर करके 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं एक केस और आप लोग को दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए क्या है कि a बराबर हमने कर दिया 0 और b का मान मैंने ले लिया कि 5 और c का मान कर दिया मैंने 8। मैंने बोला कि बारी बारी दोनों को 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0x प्लस यहाँ पर आएगा 5b और यहाँ आएगा प्लस 8 बराबर 0, यानी इसमें b करो यहाँ y हो जाएगा, यानी यहाँ से ये हो गया हमारा कि 5y प्लस 8 बराबर 0। ये तो पॉसिबल है, चलेगा हमारा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से एक और, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि a बराबर मैंने कर दिया, कोई संख्या ले लिया 2 और b का मान मैंने कर दिया 0, c का मान बना दिया मैंने 10। अब जब ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तब जाकर के हम लोग देख कि 2x माइनस यहाँ पर देखो प्लस और b का मान 0 कितना आएगा 0y और यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर आएगा कि 2x प्लस 10 बराबर 0, जो कि पॉसिबल है। लेकिन ये हम लोगों को दोनों में से किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अब देखो ये हमारा एक चर में रैखिक समीकरण हो जा रहा है ना, एक, और हम बात करें कि दो चर में रैखिक समीकरण होना चाहिए, ये बन के हमारा एक एक चर का, इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। अच्छा, दोनों असंभव तो नहीं है, असंभव नहीं है ये मान रखना, लेकिन हमारा बात हमने दो चर की हुई है, ये बन जा रहा है एक एक चर में, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम दोनों को 0 कर दें, जैसे दोनों की 0 की कंडीशन में क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया कि a बराबर 0 और b बराबर भी 0 और c तो कांस्टेंट कोई संख्या रहेगी ही रहेगी, यहाँ पर मैंने कर दिया 5। अब देखिए यहाँ पर जब रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 0x प्लस 0y
प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये 0, ये भी 0, तो 0 से 0 हमारा खत्म हो गया, यानी यहां पर हम लोग कितना मिलेगा कि 5 बराबर 0। अब बताओ ये बराबर कभी हो सकता है? कभी बराबर नहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया? असंभव हो गया। ऐसा हो पाना असंभव है, क्योंकि कोई भी संख्या 0 के बराबर नहीं आ सकती है। इस चीज को नोट कर लेना। तो ये इस तरीके से जो हमारा एक चर में, दो चर में, तीन चर का तो हम लोग को लेसन का नाम ही नहीं है, दो चर का लेसन का नाम है, तो केवल मैंने दो चर ही बताई। यानी अब देखो यहां पर दो चर के अंदर दोनों में से किसी को 0 नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी 0 रखते हैं तो वो एक चर में बन जाता है, और अगर दोनों 0 कर देते तो वो असंभव हो जाता है। ये चीज हो जाती है इसके अंदर जो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ये था हमारा केवल इसका बेसिक चीज, इसका इंट्रोडक्शन था केवल। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को पर चर्चा करेंगे। पहले तो हम लोग जो है इसका जो उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप लोग एक बार लाइक कर दें, और जो है मुझे भी कमेंट करके बता दें कि हाँ समझ में आ गई है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।